हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। आपको जैसे कि पता चल चुका होगा, जो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, 9th है, ग्रेविटेशन का। और यहाँ पे हम केपलर्स लॉ को स्टडी करने वाले हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आप सभी को पता होगा जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। कैसे रिवॉल्व कर रही है, एक ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रही है और एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रही है। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात चल रही है तो यहां सबसे पहले आपको एलिप्स के बारे में पता होगा। तो मैं एक बार आपको बता दूं, हमारे टोटल कितने केपलर्स लॉ हैं। टोटल 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ का नाम होता है ऑर्बिटल लॉ, इसको हम एरियल वेलोसिटी लॉ भी बोलते हैं और इसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट लॉ को हम पहले देखते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है। इसने यही बात समझाई है। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर ने क्या समझाया है, इसने कहा है कि जो जितने भी प्लेनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। और कैसी ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट के ऊपर तो रिवॉल्व कर रहे हैं, पर कैसी ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं। एलिप्टिकल के ऊपर रिवॉल्व तो कर रहे हैं। अब आप सबसे पहले आपको एलिप्स के बारे में पता होगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैं एक बार एलिप्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, एलिप्स कैसी होती है। एलिप्स इस तरह से कुछ देखने लायक होती है, यानी कि सर्कल जो है उसको मैं थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर दूं और इस तरह थोड़ा सा क्या कर दूं, प्रेस कर दूं, कंप्रेस कर दूं, तो आपको एलिप्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अब ये जो एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन है, एक लंबी सी जो ऐसे करके लाइन दिख रही है आपको, है ना, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसका नाम होता है मेयर एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, मेयर एक्सिस बोलते हैं। और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, माइनर एक्सिस। नाम से पता चल रहा है, माइनर का मतलब छोटा और मेजर का मतलब बड़ा। तो ये होती है आपकी मेजर एक्सिस और ये होती है आपकी माइनर एक्सिस। और यहाँ पे क्या होता है, इसका सेंटर होता है। सेंटर के होने के साथ साथ यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे फोकस और एक यहाँ पे क्या होता है, फोकस। एक ये फोकस और एक दूसरा फोकस। 2 फोकस को एक साथ, यानी कि प्लूरल फॉर्म में इसका नाम क्या होता है, फोकाई। क्या पढ़ते हैं इसको, फोकाई। तो इसकी कितनी फोकाई हैं टोटल, हम यहाँ पे लेके चलेंगे 2 फोकाई होती हैं। एक कौन सी, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको इस लॉ के मुताबिक मैं आपको एलिप्स के बारे में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं एलिप्स के नहीं जा रहा। अच्छा, अब सेंटर से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं हम ए के साथ, और इसका नाम होता है, ये आधी होने पूरी मेजर एक्सिस नहीं है, आधी मेजर एक्सिस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेयर एक्सिस बोलते हैं। और डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, इसको लिखते हैं हम बी के साथ, और इसका नाम जो होता है वो क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस। क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस। तो एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्या क्या बताया। ये आपकी एलिप्स है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है वो क्या है आपका बी, जिसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इसको लिखते हैं हम ए के साथ, जिसको हम बोलते हैं सेमी मेयर एक्सिस। और पूरी लाइन का नाम क्या है, मेयर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर एक्सिस। ये आपकी फोकस है और एक ये फोकस है, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। ये सारी आपकी एलिप्स की कहानी। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन। जितने भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। कैसे, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो सन होता है वो क्या होता है, सेंटर में नहीं होके बल्कि कहां पे होता है, इज सिचुएटेड एट वन फोकाई ऑफ द एलिप्स। ध्यान रखना, सन आपका सेंटर में नहीं होता है, कहां पे होता है, एक फोकाई पे होता है। तो यहां पे जैसे मान लो ये आपका एक प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड। सन कहां पे आपका, एक फोकाई के ऊपर है ना, दोनों में से कोई एक फोकाई पे होता है। और यहां पे सन क्या कर रहा होता है, आपका रिवॉल्व कर रहा होता है। फाइन, ओके। अब ऐसा कोई पॉइंट जो सन से सबसे ज्यादा दूरी पे है, ऐसा पॉइंट जो सन से बहुत ज्यादा दूरी पे है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपीहेलियन। क्या बोलते हैं उसको, एपहेलियन। जिस लिखते किसके वहां, इसको ए के साथ लिखते हैं। और ऐसा जो पॉइंट जो सबसे पास है सन के, ऐसा कोई पॉइंट जो सबसे पास है सन के, उसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं उसको, पेरीहेलियन। हेलियन बर्ड ही आपका सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम इसलिए किसके साथ लिखते हैं, ई के साथ लिखते हैं। अच्छा, सन से लेके पेरियल हेलियन तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम लिखते हैं आर ए के साथ। और सन से लेके पी तक, यानी कि पेरीहेलियन तक जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं हम आर पी के साथ।
बात समझ आई होगी। देखो मैंने क्या कहा, पी पॉइंट यानी पेरिहेलियन से लेके सन तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लिखते हैं किसके साथ, आर पी के साथ, और सन से लेके आपका जो एपीहेलियन तक जो डिस्टेंस होता है उसको किसके साथ लिखते हैं, ए के साथ लिखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। कौन सा, कैपलर्स फर्स्ट लॉ। देखिए थोड़ा सा मैं और अगर एक्स्ट्रा आपको समझाने की कोशिश करूं एलिप्स के बारे में, आपने ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसको। एलिप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है इंसेंट्रिसिटी। क्या आती है, इंसेंट्रिसिटी, जिसको किसके साथ लिखते हैं, ई के साथ लिखते हैं। इसकी वैल्यू कहां तक होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। किसकी वैल्यू, इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू। पहली बात एलिप्स की। अगर ये आपकी एलिप्स है, ये आपकी माइनर एक्सिस है और ये क्या है आपकी मेजर एक्सिस है, तो इसका जो सेंटर होता है इसको मैं किसके साथ लिखता हूं, 0,0। जैसे आपकी ओरिजिन होता था ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसी तरह से या इसको हम किसके साथ लिखते हैं, 0,0, यानी कि ये ओरिजिन है किस्म का। फाइन। अब मैंने पहले बताया था यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूं, a,0। अगर यहां से लेके यहां तक a,0 तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव, यानी कि -a,0 हो जाएगा। अच्छा, यहां से एक फोकाई है, अगर यहां पे सन है तो यहां पे एक फोकाई होगी, तो यहां पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए, इस पॉइंट का नाम क्या दूंगा, a,0। ए तो समझ आ रही है मेजर एक्सिस और ई क्या है आपकी इसेंट्रिसिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जस्ट आपको समझा के आया, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस अब वो किसके साथ लिखते हैं, हम आर ए के साथ लिखते हैं, राइट। और आर ए की वैल्यू अगर मुझे सॉल्व करनी है तो आर ए क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, ए है, प्लस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है मेरा आपका, ए ई है, कितना है, ए ई, तो प्लस कर दूंगा ए ई। तो इसको प्लस किया प्लस इसको प्लस किया तो मुझे ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना, जो कि क्या है आपका आर ए। तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लो, जहां पर क्या बचेगा 1 + ई बचेगा। तो ये हो जाएगा आर ए की फॉर्मूला। ऐसे आप आरपी को भी निकाल सकते हो। आरपी कितना है आपका, ये है, ठीक है। आरपी कितना है आपका, इतनी सी वैल्यू है। टोटल वैल्यू यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका, मैं किसको निकाल रहा हूं, आर पी को। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका, पता है आपको कितना है, ए है। और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका, ए ई है, तो माइनस कर दो ए ई। इस पूरे में से ये चीज माइनस करनी है तो मेरे पास यही बचेगी ना, तो मुझे क्या मिल गया, आरपी मिल जाएगा। तो आरपी कितना है हमारा, ए माइनस ए ई। ए को कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 - ई बच जाएगा, जो कि आर पी का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो फार्मूले आगे, इसको मैं आगे यूज करूंगा। जिसको ये बात समझ नहीं आई एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, फिर भी नहीं आती है ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जिन्होंने सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा, तो आपने फर्स्ट लॉ को बस उतना ही रखना है यहां तक, ये पूरा आपका फर्स्ट लॉ हो जाएगा, सफिशिएंट आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ को स्टेटमेंट सारी समझाने से पहले मैं चलता हूं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। अब देखिए यहां पे आपका सन है और इस सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर एक क्या कर रहा है आपका प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से लेके सन से लेके, बात समझने की कोशिश करना, देखिए ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सन है। सन से लेके यहां पे एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट तक एक लाइन ऐसे करके बना रहा हूं ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर लाइन। इसको एक लाइन जोड़ रहा हूं सन से लेके एक प्लैनेट तक, इसको मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर यहां से पहले शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। तो मान लो कितना टाइम लगा इसको यहां से लेके यहां तक जाने में, टी टाइम लगा। तो इसने, आपने देख रहे हो पहले प्लैनेट इधर था इस पॉइंट पे, थोड़ी देर बाद वो कहां चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया। तो इसने देखो एक एरिया स्वीप कर रहा है, क्या कर रहा है, एरिया को स्वीप कर रहा है ना, एक एरिया कवर कर रहा है। कितना एरिया इसने कवर किया इस लाइन ने, इतना, ये एरिया कवर किया। कितने टाइम में एरिया कवर किया जी, टी टाइम में कवर किया। ऐसे ही मैं मान लेता हूं पहले एक पॉइंट था, एक प्लैनेट कहां पे था, इस पॉइंट पे था, थोड़ी देर बाद वो कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। तो यहां से लेके कितने टाइम में पहुंचा जी, टी टाइम में। इसने भी यहां से लेके यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगाया, टी टाइम। सेम प्लैनेट ने यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगाया, टी टाइम लगाया। इसने भी कुछ एरिया स्वीप किया, ये एरिया स्वीप किया। तो बोलता है ये जो एरिया है A1
और ये जो एरिया है A2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू किसके, केपलर्स लॉ के। केपलर्स ने क्या कहा, कोई भी प्लेनेट जो सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या करता है, इक्वल एरिया स्वीप करता है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहां पे वही लिखा है, द लाइन जॉइनिंग प्लेनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही आपका केपलर्स का सेकेंड लॉ। इसको अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो ये क्या कहता है, दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या, सेम रहती है। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, इस एरिया को डिवाइड कर दो आप टाइम के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी, एरियल वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी कि आपका एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू एरियल वेलोसिटी। तो बोलता है एरियल वेलोसिटी जो क्या रहती है आपकी, वो क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है। वही तो मतलब है, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है, तो यानी कि एरियल वेलोसिटी आपकी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो बातें लिखी हुई इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक बार आपको। अब देखो, जैसे पहले प्लेनेट आपका कहां पे था, यहां पे था, बाद में कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। तो ये A1 है, इसने एरिया कवर किया कितने टाइम में, T1 टाइम में। बाद में प्लेनेट आपका यहां पे था, तो कितने टाइम में, T2 टाइम में कहां पहुंच गया आपका, यहां पे पहुंच गया। कितना एरिया स्वीप किया इसने, A2। तो जो मैंने दैट इज करके समझाया था, इसका मतलब क्या है, A2 अपॉन T2 इक्वल्स टू क्या होता है, A1 अपॉन T1। ये है इसका मतलब क्या हो गया, एरियल वेलोसिटी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ। ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, वो क्या है, जहां पे एक लाइन लिखी हुई थी, ये देखिए, प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड अगर मैं एक्चुअल वर्ड लिखूं तो यहाँ पे बेसिकली स्पीड नहीं, यहाँ पे आएगी आपकी लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी लिख लेना, ठीक है। तो जो प्लैनेट है, पहला पॉइंट क्या है, जो प्लैनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता है। जो वेलोसिटी होती है प्लैनेट की वो कांस्टेंट नहीं रहती है। मींस प्लैनेट अभी थोड़ी देर के लिए 10 की वेलोसिटी से चल रहा था, आगे जाएगा तो 5 की वेलोसिटी के साथ, उसके बाद आगे जाएगा तो क्या पता 3 की वेलोसिटी के साथ। मींस इसकी वेलोसिटी कांस्टेंटली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है प्लैनेट की अराउंड द सन। कौन सी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को ध्यान रखना, लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो प्लैनेट होता है वो क्या करता है, फास्ट मूव करता है जब वो सन के पास होता है, और धीरे धीरे मूव करता है, वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है जब वो क्या होता है, सन से दूर होता है। जहां पे वही लिखा हुआ है, द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज नियरर टू द सन एंड स्लोअर व्हेन इट इज फादर फ्रॉम द सन। तीसरा जो पॉइंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर लगता है। किसका, कौन सा, जहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉ के अंदर जो यूज होते हैं। देखिए ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, पॉइंट सारे समझा दिए। तो केपलर्स लॉ को लिखना होगा तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहां चले जाओगे, यहां पे आ जाओगे इस डायग्राम पे। ऐसे करके आपको एक डायग्राम बनानी है। ये सारी बातें मैंने लिख दी। आरपी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होता है वो आरए होता है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका आरपी होता है। मान लो एक प्लैनेट था, वो पहले P1 पॉइंट पे था, तो बाद में कितने, कहां पे पहुंच गए, P2 पॉइंट पे पहुंच गए। कितने टाइम में, T टाइम में। पहले प्लैनेट कहां पे था, P3 पॉइंट पे था, बाद में कहां पे पहुंच गया आपका, P4 पॉइंट पे पहुंच गया। कितने टाइम में, T टाइम में। टाइम आप क्या रख रहे हो, सेम रख रहे हो। तो कितना कितना एरिया स्वीप किया वो लिख लेते हैं यहां पे हम। पहले ये एरिया स्वीप किया इसने T टाइम में, इस केस में इतना एरिया स्वीप किया। मैंने पहले बता दिया जो एरिया क्या होता है आपका, इक्वल होता है। कौन सा एरिया, P1 S P2। ये जो पूरा एरिया आपको मिलेगा, ये एरिया किसके बराबर होगा आपके, ये एरिया होगा आपके किसके बराबर, P3 S P4। यानी कि ये पूरा एरिया जो मिलेगा ये इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये एरिया इक्वल्स टू दिस एरिया। यहां पे देखो वही लिखना आपने थ्योरी में। हमने प्लैनेट मान लिया, वो पहले कहां से कहां तक गया, P1 से P2 तक गया, जो कि डायग्राम में दिखाया, और साथ में P3 से P4 तक गया। सेम टाइम इंटरवल में, कितना टाइम इंटरवल, T टाइम इंटरवल में गया। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, P1 S P2 यानी कि P1 S P2 किसके बराबर होगा आपके, P3 S P4। यहां पे वही लिखा है, इक्वल्स टू किसका एरिया, P3 S P4 के बराबर है। फिगर से आपको देख के क्या लग रहा है, SP1 वो बड़ा है SP3 से। कैसे, SP1 SP1 ये लाइन बड़ी है किससे, SP3 से। सामने दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है ना। अच्छा,
अगर ये लाइन बड़ी है इससे, अब खुद ही सोच के देखो यार, मैं बोल रहा हूं ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया क्या है, इक्वल है। अगर एरिया इक्वल है तो ये लाइन भी बड़ी है, ये लाइन भी बड़ी है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। P1 P2 को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। सिमिलरली ये लाइन छोटी है, ये लाइन छोटी है, अगर ये एरिया और ये एरिया मुझे इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका मतलब क्या है, ये लाइन और ये लाइन छोटी है तो इसको क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। यानी कि किसको, P3 P4 तक जो डिस्टेंस है इसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी हमारा एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं P1 P2 क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू P3 P4। सामने देखने से भी लग रहा है P1 P2 क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू P3 P4, देखने से लग रहा है। तो यहां से मुझे क्या देखने को मिला, देखो फिगर से SP1 बड़ा है SP3 से, इसका मतलब P1 P2 छोटा है किसके, P3 P4 से। अगर ये बेसिकली क्या है आपका डिस्टेंस है, P1 P2 और P3 P4 क्या है किस्म का आपका डिस्टेंस है ना, P1 P2 डिस्टेंस है, छोटा है P3 P4 से, P3 P4 डिस्टेंस बड़ा है P1 P2 से। तो डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। ये वेलोसिटी क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू ये वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किस पॉइंट पे मिली मुझे, P1 P2 P1 P2 P1 P2, यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या मिल रही है मुझे, कम मिल रही है। मींस इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, देख रहे हो ना। P1 P2 अपॉन टाइम क्या देगा मुझे, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी देगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या थी, कम थी। ये देख लो यहां से हमने प्रूफ किया, P1 P2 छोटा था, टाइम के साथ डिनोट करेंगे तो ये वैल्यू छोटी ही रहेगी। इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू दिस वेलोसिटी। ये हमने बात, ये भी हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। यहां पे वेलोसिटी कम है, यहां पे वेलोसिटी क्या है आपकी, ज्यादा है। मींस सन से दूर अगर प्लैनेट होगा तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, कम होगी। सन के पास अगर प्लैनेट होगा तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी, लीनियर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है। ये पॉइंट भी हमने प्रूफ कर दिया। ये देखो P1 P2 अपॉन T क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है प्लैनेट की, किस पॉइंट के ऊपर, P1 पॉइंट के ऊपर है। ऐसे P3 P4 अपॉन T क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी है किसकी, प्लैनेट की, इस किस पॉइंट के ऊपर, P3 पॉइंट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, आपका एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है, कंजर्व्ड। तीसरा पॉइंट जो लिखा था हमने वहां पे देखा था, एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या मतलब हुआ इसका, मीन्स जितना एंगुलर मोमेंटम ए के ऊपर होगा, ए पता ना क्या है, एपीहेलियन, और पी क्या है आपका, पेरीहेलियन। तो जितना आपका एंगुलर मोमेंटम यहां पे होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम आपका कहां पे होगा, यहां पे होगा। यानी कि जितना ए पे है उतना ही आपका किस पे होगा, पी पे होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जितना एंगुलर मोमेंटम पी पे है उतना ही एंगुलर मोमेंटम आपका कहां पे है, ए पे है। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, आर इंटू पी। आर क्या है, रेडियस, और पी क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम। क्या है, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो मैंने यहाँ पे एल पी को क्या लिख दिया, आर पी इंटू पी पी इक्वल टू किसके लिख सकते हो, आर ए इंटू पी ए। ए का मतलब पता है ना एपीहेलियन, पी का मतलब पेरीहेलियन, और पी यानी कि लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी यानी कि m इंटू पी वी लिख दिया, और पी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, m इंटू बी ए। यानी कि एपीहेलियन के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, वी ए थी, पेरीहेलियन के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, पी वी थी। और मास ये क्या है, एम क्या है, ये आपका मास है किसका, प्लैनेट का। मास तो प्लैनेट का चेंज नहीं होगा, इसलिए यहां पे भी m लिखा है और यहां पे भी m लिखा है। m क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, आर पी इंटू बी पी इज इक्वल टू आर ए इंटू बी ए। नेक्स्ट चलते हैं, पी ए इंटू आर पी इक्वल्स टू बी ए इंटू आर ए। वी ए को इस तरह भेज दो, आर पी को इस तरह भेज दो, तो आपकी ये रेशियो की फॉर्म में आ जाएगा। पी ए अपॉन वी ए किसके बराबर आ गया, आर ए अपॉन आर पी। मैंने अभी इसको रिलेशन को, आर ए की वैल्यू जस्ट मैंने फाइंड करवाई थी आपको, है ना। तो किसके बराबर, आर ए कितना होता है आपका, ए 1 प्लस ई, और आर पी कितना होता है, ए 1 माइनस ई। नहीं याद बोल गया तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जस्ट हमने अभी किया था, आपको सिखाया था मैंने किस तरह से आया। ये देखो हमने ना यहाँ पे ड्राइव किया था, तो यहाँ पे आर पी की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस ई इंटू ए, और आर ए कितना होता है 1 प्लस ई इंटू ए, वही लिखा हमने। तो ये हमारे पास, ये देखिए
तो वही वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी और ए आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, बी पी अपॉन बी ए इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। वट इज ई, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये हो गया। यहां पे मैं आपकी डिडक्शन नहीं करवा रहा हूं कैपलर्स लॉ की। कैपलर्स लॉ सिंपल सी बात है, क्या होता है, एरियल वेलोसिटी यानी कि डी ए अपॉन डी टी क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। तो आपने जब स्टेटमेंट लिखनी है कैपलर्स लॉ की तो कैसे लिखोगे, देखिए मैं बता देता हूं किस तरह से आपने अपने बोर्ड एग्जाम में करना है। ये सारी स्टेटमेंट लिख के आपको ये लिखना है, डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर होता है आपका, कांस्टेंट के बराबर होता है। उसके ऊपर लगा दोगे वेक्टर इस तरह से। इसकी हम डेरिवेशन करवाएंगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपने वो सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है, उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है, एग्जाम में अगर आएगा, उसके बाद ये सब करना आपने अप टू हेयर यहां पे तक भी कर दोगे तो सफिशिएंट है। अगर आगे भी करना चाहते हो तो यहां तक आप कंप्लीट कर लेना। ठीक, तीसरा लॉ देखते हैं कैपलर्स का, थर्ड लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं इसको। सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ आपका एरिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो कैपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला भी, जो कि क्या है, स्क्वायर। इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाती है, देखो ये आपके पास एलिप्स है, ये देखिए ये आपके पास एक एलिप्स है, राइट। और यहां पे ये आपकी एक मेजर एक्सिस हो जाएगी, एक आपकी क्या हो जाएगी, माइनर। ये आपकी मेजर एक्सिस है और ये आपकी माइनर एक्सिस है। और यहाँ पे आपका क्या है, सन है। और यहाँ पे आपका कोई प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट होता है, पेरिहेलियन, और ये कौन सा होता है आपका, एपिहेलियन। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या होती है आपकी मेजर एक्सिस, है ना, सेमी मेजर एक्सिस। इसको मैंने पहले बताया था, ये क्या होती है आपकी सेमी, सेंटर से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे एक और टर्म की यूज पड़ेगा हमें, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड में समझा देता हूं। टाइम पीरियड होता है एक प्लैनेट सन के अराउंड कितना टाइम लगाता है एक साइकिल कंप्लीट करने में, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक प्लैनेट सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया प्लैनेट ने अराउंड द सन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ बोलता है टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये स्टेटमेंट है आपकी केपलर्स थर्ड लॉ की। तो यहां पे वही लिखा है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट किसके अराउंड, अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसकी मैं डेरिवेशन भी करवा देता हूं किस तरह से। इसकी डेरिवेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा है ना बेसिकली ये इतना सही तरीका नहीं है इसकी डेरिवेशन का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक्स में ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, आपके अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल सही है, ऐसे ही करनी है आपने इसकी डेरिवेशन। अगर आप थोड़े से हायर लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो, है ना, यानी कि आपने कोई एंट्रेंस देना है जिस सिलेबस के अंदर इन चीज़ों को डिटेल में अगर स्टडी करना हो, जैसे आप जेई मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत है। लेकिन मैं वो वाली आपको नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बोर्ड के एग्जाम से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, आपने अर्थ को, जो आपकी अर्थ है, जहां कोई भी प्लेनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसको मान लो वो कौन सी ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, वो आपकी एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व ना करके सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। उस प्लेनेट का मान लो मास कितना है आपका, स्मॉल m है, और जो सन है जिसके अराउंड आपका प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है उसका मास कितना है, कैपिटल M है। जो एलिप्टिकल ऑर्बिट ना होके बल्कि सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका रेडियस मान लो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना है आपका, r है। जहां पे वही लिखा है, एक प्लेनेट है जिसका मास स्मॉल m है, ऑर्बिटिंग द सन, सन के अराउंड क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, जिसका मास कितना है, कैपिटल M है। कैसी ऑर्बिट है, वो आपकी सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। और कौन सी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रही होती है तो उसको वहां पे सर्कुलर पाथ के ऊपर मेंटेन करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। वो फोर्स कौन सी फोर्स होती है आपकी, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, राइट। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। एक सन है, एक आपकी प्लेनेट है, प्लेनेट और सन के बीच में कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी किसके लिए,
सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो यहाँ पे यही लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है भाई बताओ मुझे फटाफट। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा स्क्वायर आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। व्हाट इज टी? टी इज टाइम पीरियड। ठीक है, ये हो गया सारी बातें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे m1 मान लो आपका मास ऑफ द सन है, m2 क्या है मास ऑफ द प्लेनेट है, और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना आपका रेडियस ये है ना, तो कितना है आपका मान लो, मानना क्या है, मानना हुआ हमने कितना है r है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एफ सी, जो कि क्या है m ओमेगा स्क्वायर r। स्मॉल m और स्मॉल m आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, जहां बचा क्या हमारे पास जी एम, आर को उस तरह भेज दो, ओमेगा की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं 2 पाई अपॉन टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर को इधर भेज दी, यहाँ क्या हो जाएगा आर क्यूब। अब जीएम को इस तरह भेज दो, टी को उस तरह भेज दो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको सेम चीज को। देखो क्या है हमारे पास क्या बन चुका है, जी एम इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया था आपका आर क्यूब। तो जीएम को इस तरह भेज दो, टी स्क्वायर को उस तरह भेज दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई का होल स्क्वायर, नीचे क्या है जी एम, इधर क्या है आपका आर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो 2 पाई भी आपका कांस्टेंट है, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है मास ऑफ द सन, ये भी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो ये सारी टर्म आपकी क्या है कांस्टेंट है, इसको ए कांस्टेंट के साथ लिख दूंगा मैं, तो जहां पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब। के की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे कि वेयर के इक्वल्स टू 2 पाई का होल स्क्वायर अपॉन जी एम। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको ए कांस्टेंट के साथ लिख दिया, जो कि क्या है आपका के कांस्टेंट। ठीक है, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमारा प्रूफ हो गया केप्लर्स थर्ड लॉ। तो यहां तक मैं इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फटाक से सब्सक्राइब भी कर दो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिड्यूस करवाऊंगा केप्लर्स का सेकेंड लॉ, क्योंकि उसको भी टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट लग जाएंगे उसको भी सॉल्व करवाने में। तो 10-15 मिनट की आपकी एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम डिड्यूस करेंगे केप्लर के सेकेंड लॉ को। ठीक है, तो इन लॉज को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।